नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। जैसा कि हम लोग क्रॉनिकल पतली वाली जो मैगजीन आती है उसकी एक सीरीज चला रहे हैं। पहला उसका वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है नेशनल इशूज़ पे, अगर आप जाके देख लें उसको तो बेहतर होगा। दूसरी चीज़ है कि आज मैं लेके आया हूँ अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स में देखिए पहला टॉपिक है, मैं आज बहुत वक्त नहीं बर्बाद करूंगा, जितना भी वक्त था सब मैंने उधर दे दिया। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफे की पेशकश की, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे के लिए की। बेटा इनका दरअसल संसद में आ चुका है और बेटे का नाम है यहाँ पे हुन मातेन को उत्तराधिकारी बनाने की इन्होंने पेशकश कर दी है। यहाँ पे 23 जुलाई को चुनाव हुए थे पीएम पद के संसद के लिए। संसद की पहली बार उनके बेटे ने जीत दर्ज की, जो कि हुन मातेन हैं। और इसमें आप देखेंगे 22 अगस्त को यानी कल कंबोडिया में एक नई सरकार गठित की जाएगी। आप कंबोडिया जब आपके सामने आता है तो आप गूगल करके ये देखें, क्या ये लैंडलॉक कंट्री है, इससे कितनी देश जो हैं उनसे ये बाउंड्री शेयर करता है। और क्योंकि इससे बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए, ज्योग्राफी में आपको फ़ायदा मिलेगा। आप ज़रूर इसको देखने के साथ साथ मैंने कई बार बोला, आप ज़रूर गूगल करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जगह जगह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जैसा भी आप लिखना चाहे छोटा छोटा लिख लें। और अंडरलाइन और ये सब चीज़ें हैं, ये जब दूसरी या तीसरी बार पढ़ें तब करें, क्योंकि वहाँ पे सेग्रीगेट आप पहले से नहीं कर पाएंगे कि क्या आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, एशिया में सबसे लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं। 38 सालों तक इन्होंने कंबोडिया की सत्ता पर रहे। आप देखें कंबोडिया क्या लैंडलॉक कंट्री है? अगर नहीं है तो इस रीजन में लैंडलॉक कंट्री क्या लाओस है? आप जाके देखें उसको। ठीक है, अब देखिए है इजराइल में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला एक बिल पास हो गया है। ये बिल कैसा है? आपको न्यायपालिका का अधिकार छीनने वाला जब बिल की बात आती है तो आप एक चीज इसमें और याद करें, जो एनजेएसी थी, जो एनजेएसी 2014 में भारत सरकार भारतीय संसद ने एक बिल पास किया एनजेएसी। वो बिल क्या था? और जो अभी कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, उसमें इसमें क्या अंतर था, एक बार आप देख लें, आपको देखने में कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो ऐसा ही लगभग ये बिल है, एक बार देख लें इसको। तो है 24 जुलाई को एक बिल पास कर दिया गया, नेतन्याहू के सत्तारूढ़ जो पार्टी है उन्होंने 24 सांसदों के साथ में इसको मंजूरी दे दी। जनवरी 2023 से ही इसका विरोध हो रहा था। इजराइल की न्यायपालिका के अधिकार ये सीमित कर देगा। कैसे सीमित कर देगा? क्योंकि देखिए लास्ट लाइन पे आप आए, इसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी, उस प्रणाली को ही बदल देगा। सेम चीज भारत में हुई थी एनजेएसी में 2014 के जो बिल पास हो गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया। तो ये सब चीजें हैं, ये देख लें, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया जाए ऐसा। ठीक है, अब दूसरा है रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कि ट्रांसजेंडरों का जो विवाह होता है उसमें दो पार्टी हैं, इस पे विरोध लग गया है। और अगर कोई सेक्स चेंज कराता है उस पे भी विरोध हो गया है। अगर दो लोगों का विवाह हुआ है, उसमें एक पार्टी ने अपना सेक्स चेंज कराया है, समझे, सेक्स चेंज करा दिया है, तो उस पे भी इसका विरोध हो गया है। अब देखिए क्या है, पुतिन ने एलजीबीटी को समुदाय के लिए चिकित्सकीय हस्तक्षेप में लिंग परिवर्तन कराने के लिए लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। हो सकता पूछ दिया जाए किस देश ने अभी ऐसा किया है एलजीबीटी के लिए। एलजीबीटी क्यों है दरअसल, इसमें बहुत लंबा एलजीबीटी क्यों है, ये इसका फुल फॉर्म देख लें, समझे, आपको पता चलेगा ये है क्या। एल फॉर क्या है, जी फॉर क्या है, बी फॉर क्या है, और टी और क्यू क्या है। क्यूएर आता है, मैं आप बताएं, आपको पता चलेगा क्या क्या है। तो दोनों सदनों ने इसको सर्वसम्मति से पास कर दिया है। आप जाके देखें इसको, सब गैर कानूनी कर दिया है। जो लिंग परिवर्तन के लिए उद्देश्य जो दवाएं का प्रयोग होता है उसको भी गैर कानूनी कर दिया है। ये बस इसको आप ये याद रखें, रूस ने किया है और ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस इसमें कोई बहुत चीज खास नहीं पूछेगा। चलिए अब आते हैं अगले पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब आप जाके ये गूगल करें, यूएनएससी कब बनी, यूएनएससी में कितने स्टेट हैं, क्या 5 हैं वो, क्या इंडिया है? इंडिया तो नहीं है, बाकी 5 हैं, तो कौन कौन से हैं? ठीक है, और ये चीजें आप देखते रहें, कब स्टेब्लिश हुई। अगर नया कोई इसमें यूएनएससी में जोड़ा जाता है
देश, तो उसकी वो कैसे जोड़ा जाता है, उसमें पांचों की सहमति अनिवार्य है या केवल 4 मान जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये सब आप चीज देख लें जाके, पता चलेगा। तो एआई के खतरों पर पहली बैठक हुई है यूएनएससी की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित खतरों पर पहली बैठक आयोजित की गई। देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरेस साहब, बहुत टाइम से ये बने हुए हैं, इनको देख लीजिए। ये इन्होंने एआई के लिए नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने का आह्वान किया है। जो एआई से खतरे होते हैं, बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज ऐसी आती रहती हैं, एआई ने जो है वो ह्यूमन रेस के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया है। तो ये भी है, संयुक्त राष्ट्र को 2026 तक युद्ध के स्वचालित हथियारों, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, आपको इसको पढ़ना चाहिए। गुटेरस ने ये बोला है कि 2026 तक एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें स्वचालित हथियार होते हैं, उसमें एआई के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी बाध्यकारी समझौतों पर जोर दिया जाए। अब देखिए, आपको पता है केमिकल वेपन्स पर रोक लगी है, कि केमिकल वेपन्स पर रोक लगी है, बायोलॉजिकल वेपन्स पर रोक लगी है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, इसके बाद में संस्थाओं ने इनको मिलकर रोक लगा दी है। आप फिर भी खबर पढ़ते हैं कभी कभी कोई रशिया का एजेंट है या कोई इजरायली एजेंट है, उसने ऐसे जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है उनको यूज़ कर लिया है। आप इसको देखें। और दूसरा एक ये है, इसमें सीधे सीधे आपसे ये पूछा जा सकता है, भारत ने भारत का एक युद्धपोत है INS कृपाण, वियतनाम को उपहार में दिया। वियतनाम फिर से आ गया है, तो वियतनाम आप देखें, वियतनाम कहाँ पे है? क्या यही वियतनाम जो पिछले कंबोडिया की मैं बात कर रहा था उससे सीमा साझा करता है? क्या बाउंड्री शेयर करता है? तो हाँ, बिल्कुल करता है। लेकिन आप मैप देखेंगे तो मैप से आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी, बजाय मैं बताऊंगा। तो उपहार में दे दिया है, आप ये देख लेंगे। अभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए गए, हाल ही में चर्चा में रहा INS कृपाण, भारत ने किस देश को उपहार में दिया? तो ये सीधे सीधे नाम आ जाएगा, या वियतनाम से आ जाएगा तो एक स्टेटमेंट में ये डाल देगा क्या INS कृपाण को इसको दिया गया। अब ये सब चीजें हैं, वियतनाम को उपहार में दे दिया है। पीपल्स नेवी, वियतनाम पीपल्स नेवी है। कृपाण में का हस्तांतरण जो किया गया वो G20 के सहयोग, देखिए वसुधैव कुटुंबकम, ये अब इस पे एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये इसका थीम लाइन होने वाली है G20 की। और वसुधैव कुटुंबकम, मैं आपको ये चीज बताते चलूं, वसुधैव कुटुंबकम पे, जो कि कहता है भारत की सारा विश्व हमारा एक परिवार है, इस संस्कृत भाषा पे चाइना ने ये कोशिश की थी कि इसको संस्कृत, यहाँ पे संस्कृत मत यूज की जाए। तो ये सब चीजें हैं इसमें, बट है एक अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इसकी एक वो है। अब देखिए, एक चीज और भी है, मैं आपको बताते चलता हूँ कहाँ से कैसे कैसे आपको मिलेगा। स्वदेश निर्मित खुखरी श्रेणी की है, ये खुखरी श्रेणी की मिसाइल से लैस है ये, जो INS कृपाण है। अब आप एक चीज और देखें, जो स्कॉर्पियन श्रेणी है, आखिर वो स्कॉर्पियन श्रेणी क्या है, या फिर जो स्कॉर्पियन श्रेणी जो है उसमें कितने पनडुब्बियां बनाई गई हैं अभी तक, या फिर जो प्रोजेक्ट 75 है वो आखिर क्या है, बहुत हाल ही में चर्चा रहा, फ्रांस से कितने हम लोग पनडुब्बियां मिलकर बना रहे हैं, ये सब चीजें आप देखें। दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम क्षेत्र जो है उसमें तेल खोज परियोजनाएं हैं, वहां पे ये काम करेगा, इसकी लंबाई चौड़ाई ये है। आप ये सब चीजें देखें, मैं अगले टॉपिक पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए, इसमें एक चीज और भी है, जो ये INS कृपाण है, ये सेवा पूर्वी जो बेड़े होते हैं नेवी के, पूर्वी बेड़े का एक अंग था। 1991 में इसने अपनी जो सेवाएं थी वो 1991 में जो सेवा में शामिल किए जाने के बाद ये भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक अंग रहा है। ये चीज हमने देख ली। अगला हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर के लिए भारत और जापान के बीच एक समझौता हुआ। पूरे विश्व में दरअसल ये समझौते हो रहे हैं धीरे धीरे, USA के बाद में दूसरा समझौता है ये किसी क्वाड कंट्री के साथ में इंडिया का। देखिए, अब ये सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, आपकी जितने भी व्हीकल हो, कोई भी व्हीकल हो, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, मोबाइल हो, टेलीफोन हो, सब जगह पे ये यूज होता है। और इसमें अगर आपने देखा, अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा उछाल आया, बहुत बड़ा पैसे में उछाल आया, व्हीकल बहुत महंगे हो गए, उसका कारण एक ये भी था। अब देखिए, जो
जो जो सेमीकंडक्टर के ऊपर जो मोनोपोली है वो दो कंट्रीज की मेनली है। एक है उसमें चाइना और दूसरा है वियतनाम। अगर इन दोनों की चाइना वियतनाम पे कंट्रोल कर देता है तो पूरे वर्ल्ड में एक शॉर्टेज आ जाएगी। केवल चाइना तक ये या वियतनाम तक, ये एशिया तक ये केवल नहीं रहेगा, ये पूरे वर्ल्ड की एक हालत ऐसी होने वाली है। उसमें देखिए किया गया है, सेमीकंडक्टर के पारिस्थितिकी तंत्र के विकसित करने के लिए एक समझौता किया गया। जापान इस क्षेत्र में समझौता करने वाला अमेरिका के बाद में दूसरा क्वाड साझेदार बन गया है। ये बात बिल्कुल सही है। दोनों देश एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो सरकार और उद्योगों के बीच सहयोग का काम करेगा। लगभग 100 सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्रों के साथ में जापान सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र वाले 5 देशों में एक है। दरअसल 5 देशों में एक तो है ही, लेकिन बहुत छोटा सा पोर्शन इसके पास में है, जापान के पास में या अन्य किसी कंट्रीज के पास में। आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा केवल चीन यानी चाइना और ताइवान ताइवान इन दोनों देश। क्या मैंने वियतनाम बोल दिया था? अगर मैंने वियतनाम बोल दिया था तो उसको आप गलत कर दें, यहाँ पे ताइवान होगा, गलती से मुझसे निकल गया। ताइवान और चीन दो ऐसे देश हैं जिनकी लगभग मोनोपोली है। इसके बाद में साउथ कोरिया आता है। बाकी जापान और ये जो यूएसए है, इनका थोड़ा थोड़ा सा केवल योगदान है। सेमीकंडक्टर यहाँ पे लिखा हुआ, सेमीकंडक्टर क्या है इसको आप पढ़ लें, जिसमें हो सकता है कि ये साइंस टेक में भी आपसे पूछ दिया जाए कि सेमीकंडक्टर क्या है। कैमरे में उपयोग होता संचार उपकरण है, कम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट हैं उनमें होता है, ट्रेन, एटीएम आदि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें हैं उनमें सब में इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो जापान के साथ समझौता हो गया, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए किसके साथ समझौता हुआ है। रूस में वैगनर विद्रोह, अभी हाल ही में चर्चा रहा। देखिए जून में बहुत बड़ी घटना ये हुई कि एक वैगनर समूह है जो प्राइवेट आर्मी है, रसिया ने ही इसको बनाया और इसने विद्रोह कर दिया। इसका आरोप ये था कि देखिए जो वैगनर समूह है, प्राइवेट आर्मी है, उसका नेता है येवगेनी प्रिगोजिन। जो प्रिगोजिन है ये दरअसल एक बावर्ची हुआ करता था पुतिन का। आगे आने वाले समय में जब देखा पुतिन ने कि बहुत ये काम का आदमी है, बहुत खास है हमारा, तो इसको एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई जिसमें ये वैगनर समूह भी था। वैगनर समूह के साथ पास में ठीक ठाक लड़ाके हैं और वो प्राइवेट आर्मी की तरीके से काम करते हैं। तो इसने विद्रोह कर दिया। आर्मी आपने देखी है कि यूक्रेन से लौट के वापस जाने लगी ये रसिया की तरफ, और यहाँ पे जो क्रेमलिन है उसके आसपास में इनको बहुत बड़ी बड़ी वो खोदनी पड़ी, जेसीबी से कि गड्ढे बहुत बड़े खोदने पड़े जिसमें बहुत आराम से ये आर्मी, ये वैगनर समूह आ ना जाए। एक इसमें नाम और आता है बेलारूस का। बेलारूस ने बहुत सहयोग किया इसमें रशिया का, क्योंकि बहुत खास अलायंस है बेलारूस का। बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से बात की और ये बताया कि हम आपको सुरक्षा भी देंगे, सब कुछ देंगे, और आप फिलहाल के लिए ये सब चीज़ें त्याग दें। तो ये सब इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, आप जाके इसको देखें। फिलहाल मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब है पेरू में मंदिर स्थल पर 3000 वर्ष पुराने कॉन्डर्स पैसेजवे की खोज। पेरू कहाँ का है आप पहले तो ये देखें, आपको पता चलेगा। अब मैं इसीलिए बोलता हूं कि एटलस आप खोल के रखें, एटलस खोल के अगर रखेंगे तो चीजें साफ होने लगेंगी। देखा आपने पेरू कहाँ पे है? तो पेरू आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में वेस्टर्न साइड पे कोस्टल एरिया भी इसका एक लगता है। तो ये पेरू में दरअसल पुरातत्व जो विद हैं वहां में चाविन संस्कृति है। एक चाविन संस्कृति से जुड़े एक मंदिर पर 3000 वर्ष पुराने बंद गलियारे की खोज की, यानी 100 BC पहले की बात की गई है, ईसा के जन्म से 1000 वर्ष पहले। कांडर्स पैसेजवे नाम इसको दिया गया। चाविन संस्कृति अपनी प्रभावशाली कलात्मक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें दरअसल पक्षियों और बिल्लियों का उपयोग किया जाता था। यहाँ पे आप आए चाविन डी हुआनतार, तो इसमें आप देखें कि ये पुरातात्विक स्थल है जो पेरू की राजधानी जो है लीमा से 300 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। चाविन डी हुआनतार 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में नामित कर दिया गया था। यूनेस्को आप देखें, यूनेस्को कब बनाया गया, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है। छोटी छोटी चीजें देखते रहेंगे तो फायदा होगा। यही जो खराब से क्वेश्चन जो आपसे कहते हैं कि आप बहुत देखो बर्बाद सा क्वेश्चन था, अगर एक बार देखा होता तो मैंने कर लिया होता, ये बकवास क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मैचिंग में जी। 4 आपको
इंस्टीट्यूशंस दे देगा, मैच करा देगा, तो उससे आप बच जाएंगे। अब है यूएई एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला अरब का पहला देश बना। यूएई एक बहुत छोटा सा देश है, ज्योग्राफी में आप ढूंढेंगे तो मैप में बड़ा छोटे से मुश्किल से मिलता है, बट वर्ल्ड में एक अच्छी अपनी साख भी रखता है। तो इसमें है यूएई जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATF है, उसकी समान क्षेत्रीय निकाय मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला अरब का पहला देश बन गया है। पर्यवेक्षक का दर्जा क्या होगा? अगर कोई कंट्री ठीक से काम करता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, आतंकवाद को वित्त पोषित करने के प्रयास जो होते हैं उनको रोकने के लिए, तो उसको पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया जाता है। पाकिस्तान हमारा प्रिय मुल्क भाई देश जो एक साथ हमारे साथ बिछड़ा मेले में, वो बार बार बेचारा चला जाता है ग्रे लिस्ट में। इसमें 2 लिस्टें होती हैं FATF में। ये इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए, या फिर जो आतंकवाद को वित्त पोषित किया जाता है उनको रोकने के लिए, तो उसको बार बार पाकिस्तान को उसमें डाला जाता है। इनमें 2 लिस्ट हैं, एक ब्लैक लिस्ट है, एक ग्रे लिस्ट है। ब्लैक लिस्ट में अगर चले गए तो बहुत बड़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको पैसा नहीं देंगे, जैसे IMF हो गया, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, जैसे किसी और कंट्री से आपको कर्जा लेना है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये लिस्ट बनाई गई हैं, इसमें बार बार कोई ना कोई डाल ही दिया जाता है। तो इसको आप देखते रहें। पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाले मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवाद के वित्त पोषित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यवेक्षक का दर्जा उन देशों को दिया जाता है जो सक्रिय रूप से और सहयोगात्मक रूप से वित्तीय अपराध का मुकाबला करते हैं। और एक है भारत इराक में रुके हुए हाइड्रोकार्बन ब्लॉक पर परिचालन शुरू करेगा। मतलब भारत जो है वो इराक में रुके हुए हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? वो दरअसल हाइड्रोकार्बन्स वही हैं जो ज़मीन के अंदर हों या जैसे भी हों। ऑयल है वो एक हाइड्रोकार्बन्स है, और जो हाइड्रोजन और कार्बन्स की एक चेन है उनसे हाइड्रोकार्बन्स बनता है। अब देखिए जो ONGC है इराक में, भारत ने इराक में ONGC विदेश लिमिटेड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ONGC का ही, के हाइड्रोकार्बन अन्वेषण ब्लॉक का संचालन फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। इराक में देखिए पश्चिमी रेगिस्तान है जो 10,500 वर्ग किलोमीटर का फैला हुआ है। उसमें नवंबर 2000 में OVL जो है उसके द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है। भारत इराक में तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल बनाने की योजना बना रहा है। वित्त वर्ष 2023 में इराक भारत के लिए कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था। इससे पहले अगर आप देखें तो ईरान था। ईरान पर क्योंकि USA का प्रतिबंध आया, इंडिया से बोला भी गया कि आप तेल मत लें, चुपचाप थोड़ा थोड़ा खरीदा गया, और जहाँ से इंडिया को सस्ता मिला वहाँ से खरीदा गया। आप ये देखेंगे कि ये फॉरेन पॉलिसी जो है वो पावर के साथ में आती है। अगर पावर आपके पास कम है तो फॉरेन पॉलिसी आपकी न्यूट्रलाइज कर दी जाती है अन्य देशों के द्वारा। खैर, अभी आप देखें अगला टॉपिक है हमारा 67वां TAAI सम्मेलन कोलंबो में आयोजित हुआ। अब ये TAAI क्या है? तो ये है ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने 6 से 8 जुलाई तक कोलंबो में आयोजित किया। ये एक 3 दिवसीय सम्मेलन है। भारत और श्रीलंकाई उद्योगों के हितधारकों के लिए मूल्यवान व्यापार का अवसर प्रदान करना। इससे भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय संबंध जो होंगे वो मजबूत होंगे। पर्यटन उद्योग है, पारस्परिक विकास है, उसको एक बूस्ट मिल जाएगा। अगला टॉपिक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ऐसा कर लें, इसको आप मार्क कर लें, ये जरूर आ सकता है, ये जरूर आ सकता है। इसमें लिखा हुआ है ताइवान ने भारत में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की। अब देखिए राजनयिक कार्यालय है ये प्रॉपर एम्बेसी नहीं होती है। आप देखें कि ताइवान ने घोषणा की वह मुंबई में एक कार्यालय खोलेगी जो दिल्ली और चेन्नई के बाद में भारत में तीसरा राजनयिक कार्यालय होगा। ताइवान ने चीन के हमले की आशंका के बीच कई कंपनियों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। भारत और ताइवान के बीच कारोबार जो है $2 अरब था, बहुत ठीक ठाक है ये $2 अरब। 2021 में 8.9 अरब हो चुका है। 2006 में जो था, ताइवान व्यापार करने के आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। भारत में व्यापार करने के, देखिए ये आर्थिक
और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। समझे, ये एम्बेसी की तरीके से काम करते हैं, प्रॉपर एम्बेसी नहीं होता है, क्योंकि भारत जो है, भारत भी मानता है एक तरीके से कि जो चाइना है वो वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ताइवान को अलग से कोई एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। भारत, यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, क्योंकि अभी तक वन चाइना पॉलिसी का पालन करता है। देश में, वर्ल्ड में बहुत से देश हैं जो वन चाइना पॉलिसी की बात करते हैं, इसलिए बात करते हैं, मजबूरन बात करते हैं, क्योंकि चाइना उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है, दूसरे नंबर पे पहुंच चुकी है लगभग। अब अगर आप देखेंगे तो बहुत सा वर्ड जो है वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, चाहे इक्विपमेंट में है, चाहे सर्विस में है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में है, चाइना के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। जो भी अफ्रीकन कंट्री आपने देखे, जो भी वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट गए, उनके विरुद्ध चाइना ने अपना एक्शन लिया, अलग अलग तरीके से, डायरेक्ट एक्शन तो नहीं ले सकता है। इसलिए यहाँ पे तीसरा जो कार्यालय खोला गया, अब आप ये भी चीज में याद रखें, जो दिल्ली है, दूसरा चेन्नई है, और तीसरा अब खुलेगा मुंबई में। मुंबई में ये चीजें हैं तीन, आप इसके शहर भी ये याद रखें, शहर भी याद रखें, इससे ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको पूछ दिया जाए। अगला इंपॉर्टेंट भी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मैं जहां पे इंपॉर्टेंट होता है मैं वहां पे मार्क कर देता हूं। ये लीजिए, ईरान एससीओ का नया स्थायी सदस्य बना। पहले ये अस्थायी था, और यहाँ पे लिखा है 4 जुलाई 2023 को औपचारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन जो है, यानी एससीओ जो है, उसका एक स्थायी सदस्य बन गया है अब ईरान। अब इसमें 8, अभी तक इसमें केवल 8 देश थे। अब ईरान जो है 15 साल पहले एससीओ में शामिल होने का एक अनुरोध इसने किया था। अब ये देखिए, ईरान जो है, अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझते हैं तो यूएसए के साथ में इसकी लड़ाई है, यूएसए और अगेन है, तो ये चाइना के पास जाने की हर संभव कोशिश करता है। बहुत सारे यूएसए ने इस पे सैंक्शन इम्पोज कर रखे हैं, इसलिए बहुत साल पहले से ये कोशिश हो रही थी। अब जाके 9वां स्थायी सदस्य बन गया है। अभी तक ये एज ए गेस्ट मेंबर के तरीके से मतलब किया जाता था, आता था। ये जो एससीओ है, वहाँ पे आप देख रहे हैं, चीन है, रसिया है, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब चीज़ें आप देख लें। यहाँ से अब देखिए, ये जब कजाकिस्तान आएगा, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जब चीज़ें, ये कंट्रीज आने लगे, तो इनका आप मैप जरूर देखें जाके। क्वेश्चन अब जो ज्योग्राफी में मैपिंग का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में, वो इजराइल, लेबनान और यमन, इन यमन में बोल रहा हूँ, इजराइल, लेबनान, यानी वेस्टर्न एशिया से दूर हटकर अब शिफ्ट होने लगा है इधर की तरफ। हालांकि अभी इधर भी है, कुछ चेकपेट ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं, वहाँ पे यूपीपीसीएस बहुत मेहरबान रहता है, पता नहीं कोई अच्छा सा प्यार होगा इनके बीच में। संघाई सहयोग संगठन जो है, इसका 96 में रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के संग संघाई 5 के रूप में किया गया था, 5 मेंबर इसमें थे। इसके बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान को शामिल करके इसका नाम कर दिया गया एससीओ। आपको देखना है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आए तो किस वर्ष आए, ये सब चीजें देख लें। तो 5 के बाद एक 6 हो गए, 6 के बाद 7, 8 पाकिस्तान और इंडिया हो गए, 9वां ईरान बन गया है। इतने चीजें आप याद रखेंगे। आपसे हो सकता है पूछ ले कि कौन कौन सा देश नहीं है, तो अगर पूछेगा कि कौन सा देश इसमें नहीं है, तो आपको ये सब देश देखा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और इसमें भी कोई और तान डाल देगा तो आपकी तान बच जाएगी, आप ध्यान से अगर नहीं देखेंगे इसको तो। हाँ, तो अगला टॉपिक है प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड पहला देश। ये न्यूज देखिए, पिछले साल भी हमारे सामने आई थी। कभी किसी माइक्रोन स्तर पर लगाई जाती है, जो प्लास्टिक की मोटाई है उसके आधार से ये डिसाइड किया जाता है। अब इसमें आप आराम से इसको पढ़ें, फिर मैं कुछ एक पॉइंट इसमें बता रहा हूं, अभी देखो आप। अभी आप इसको देखें तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत खास हैं कि 2019 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने के बाद में न्यूजीलैंड जो है, उसने खरीदारी के लिए
जो बैग्स थे पहले 2019 में भी एक ऐसा ही प्रतिबंध लगाया था। 2019 के बाद में जो वन यूज्ड जो एक बार जो यूज की जाती है ऐसी कोई प्लास्टिक जो वन टाइम यूज है, जैसे प्लास्टिक के थैले हो गए या स्ट्रॉ हो गई, जिससे हम लोग आजकल फ्रूटी या बहुत सारे ऐसे जो आते हैं पैक्ड, जिनको पीने के लिए आप स्ट्रॉ यूज करते हैं, पाइप जो यूज करते हैं, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है कागज के पाइप में। कागज के पाइप में अब ये कॉटन पेपर की बनी होती है। अगर आप ज़्यादा देर तक इसको डुबो देंगे तो ये गल जाएगी, एक ये ड्रॉबैक भी है। बट नेचर की दृष्टि से ये ठीक है और वो गलत है। इसलिए इन्होंने क्या किया है, सुपरमार्केट जो होती हैं वहाँ पे फल और सब्जियां हैं, फल और सब्जियों के लिए सुपरमार्केट में प्लास्टिक बैन प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला मतलब पहला देश बन गया है ऐसा वर्ड का। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कौन सा है वन टाइम जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जैसे प्लास्टिक बैग हो गए, जैसे स्ट्रॉ हो गई, इनको रोकने के लिए। एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ, मतलब वन टाइम यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ, जैसे कि कोई पॉली बैग आप लेके आए, उसको बाद में आपने फेंक दिया, वो वन टाइम यूज़ होगा। खिलाफ सरकार के अभियान के तहत प्लास्टिक स्ट्रॉ भी बंद की गई है और चांदी के बर्तन भी शामिल हैं। चांदी के बर्तन को भी शामिल किया गया, इसका पता नहीं क्या रीज़न होगा, आई डोंट नो। एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद बंद कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। भारत में क्या होता है कि केवल प्रतिबंध लगाते हैं, आप यूज़ नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग होती रहेगी, कालाबाजारी होगी, चुपचाप देंगे आपको। या कॉर्न बैग आजकल आ गए हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आप ये तो आपसे इकोसिस्टम या इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी आपसे पूछ देता है कि बायोडिग्रेडेबल क्या है, उसमें बार बार पूछेगा ह्यूमन स्टूल है कि नहीं है। तो प्लास्टिक प्लेट कटोरे, इसके बिक्री और इसके वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। फार्मेसी है, फल हैं, स्वास्थ्य, विकलांगता, इसमें प्रतिष्ठानों में कुछ इसकी छूट भी दे रखी गई है। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इसको छूट मिलेगी, कुछ एक एरिया है जहाँ पे छूट नहीं मिलेगी। अब देखिए हम चलते हैं, ये देखिए 2019 वाला वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई। अगला टॉपिक है हमारा प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली पहल। अब प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली क्या होगी। यहाँ पे एक मिडिल अफ्रीकन एक कंट्री है गैबॉन। गैबॉन आप देख लें ज्योग्राफी में कहाँ पड़ता है, एटलस उठाएं, देखें आसपास क्या है उसके। ठीक है, तो इसकी एक पहल है ऋण के बदले ऋण के बदले मतलब प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली। इसमें इसको होगा क्या कि गैबॉन का जो सरकारी ऋण है वो 450 मिलियन के बदले एक पर्यावरण अनुकूल ब्लू बॉन्ड प्राप्त होगा इसको। ये एक ऐसी पहल है, यानी वित्तीय तंत्र का एक रूप है जो ऋणदाता जो होता है, जो ऋण देगा, पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की प्रतिबद्धता के बदले विकासशील देशों को ऋण राहत प्रदान करेगा। विकासशील देश जो ऋण लेने वाले हैं, जो ऋण लेने वाले हितधारक हैं, उनको ये बताया जाएगा कि आप प्रकृति को बचाने का प्रयास करें। उसमें डिकार्बनाइजेशन है, कार्बन इमिशन कम करना है, मतलब इसका जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे के निवेश करना है, जंगल, चट्टानों, जैव विविधता, विविध, इतनी सब चीज़ों यहाँ पे जो लिखी हैं इसको आप देखें, ठीक ठाक चीज़ें हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है, एक तो गैबॉन आप नाम याद रखें, किसने किया है ये आप याद रखें, ये सब चीज़ें थोड़ी आपकी समझ बढ़ाने के लिए है। मैं आता हूँ क्वेश्चन कैसे बनता है इसके ऊपर। तो प्रकृति के ऋण की अदला बदली करने की अवधारणा जो थी वो 1980 का जो दशक है, 1980 के दशक में यहाँ पे आप देखें जैव विविधता के गॉड फादर माने जाने वाले थॉमस लवजॉय, ये नाम आप याद कर लें, ये नाम आप याद कर लें, ये इस एनवायरनमेंट में आपसे पूछ देगा और आप वही पढ़ते रहेंगे कि कौवे को किसने खाया, ये कौन से लेवल पे आता है, फूड चेन क्या है, वो पूछा वो भी जाता है, लेकिन उनसे निकल के जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इन पे भी आप गौर करें। एक तो यही है। दूसरी चीज़ है, ये तो यूपीपीसीएस ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछता रहता है। ज्ञात हो कि गैबॉन में दुनिया के लगभग 1/3 लुप्त प्राय लेदर बैग कछुए इसमें पाए जाते हैं। अब ये देखिए ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता है, उठा के स्टेटमेंट में डालता है। लेदर बैग कछुए हैं, इनकी 40 चीज़ें बता देगा वो क्वेश्चन में पहले ही, फिर वहाँ पे ऑप्शन देगा, फिर वहाँ पे कहीं पे आपको गैबॉन नज़र आ जाएगा, आप मार देंगे, हो सकता है ठीक हो जाए। ठीक, इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। तीसरा और लास्ट टॉपिक है आज का, ब्रिक्स शहरीकरण मंच। अब ये ब्रिक्स का शहरीकरण मंच है। ब्रिक्स क्या है इसको आप पढ़ें। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, और पहले ब्रिक हुआ जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो
ब्रिक्स हो गया। इसका आयोजन किया गया 26 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन में। दक्षिण अफ्रीका का शहर डरबन है, यहाँ पे किया गया। यहाँ पे मुद्दा ये है कि देखिए शहरीकरण है तो शहर से रिलेटेड होगा। शहरी विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। यहाँ पे वैश्विक स्तर की उभरती चुनौतियों के सामने के लिए अपना जो लचीलापन है उसको कैसे बढ़ाएं, इस पे सब बात की है। उत्पादक शहरी, टिकाऊ अर्थव्यवस्था, शहरी ये सब रणनीतियों में, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में, सतत विकास लक्ष्य जो आए हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 के 17 रट लेना, हर बार पूछ लिया जाता है यूपीपीसीएस में। आपसे पूछेगा 13वां लक्ष्य कौन सा है, 14वां कौन सा है, ऑर्डर लगाने को दे देगा, या फिर आपसे ये अलग से नोट कर लेना, बार बार पढ़ लेना, एक क्वेश्चन वहां से हो जाता है। ऐसे ही मैं बताने का बस प्रयास कर रहा हूँ आपको, कैसे करंट के साथ में जो अन्य चीजें हैं उनसे आप कैसे निजात पा सकते हैं। जो 10, 5, 15 क्वेश्चन से जो आप रह जाते हैं, बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं कि केवल आप ये पढ़ते हैं। एक कैंडिडेट है जो यहाँ से छांट लेता है चीज़ें, बाकी जीएस में बहुत बड़ा अंतर आप नहीं क्रिएट कर पाते हैं। हिस्ट्री में सबकी हालत वैसी चली जाती है, 2 क्वेश्चन आगे 4 क्वेश्चन पीछे, बस यही वाला होता है। तो ये इस फोरम में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका भागीदार थे। ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का उद्घाटन 2013 में दिल्ली में किया गया था। ये चीज़ें हैं। आज से इंटरनेशनल अफेयर्स भी सितंबर माह के क्रॉनिकल का ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक मैं जो लेके आऊँगा कल, वो आपको कल ही बता दिया जाएगा। मैं यहाँ पे ऑर्डर से चल रहा हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले कवर करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट जो फालतू की चीज़ें हैं इसमें से, जैसे कि कोई पेपर दिया होगा इसमें पुराने ईयर का, या अभी जो कोई पेपर आया क्रॉनिकल में, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। पेपर है, आप पढ़ते रहिए। ऐसे ही अब इसको जैसा ये वैसे रंग रखा है, इसको आप ऐसे मत रंग लेना। जब आप दूसरी या तीसरी बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। बार बार मैं कहता हूँ क्वेश्चन लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सीरीज बिल्कुल ऐसी चलती रहेगी, आपको फ़ायदा देने वाली है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल यहीं पे हूँ। धन्यवाद, आदाब, शुक्रिया। मैं चलता हूँ, कल फिर मुलाकात होगी। पॉलिटी सीरीज चल रही है, उसको आप ज़रूर देख लें, फ़ायदा होगा।